क्योंकि अब हमारे पास बीजेपी के एक ऐसे लीडर आ चुके हैं जो कम से कम हमारे कैमरे पे हर तरह की बात स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, बयान देने के लिए तैयार है, पार्टी का बचाव करने के लिए तैयार है, सही को सही और गलत को गलत कहने के लिए तैयार है। इससे पहले मैंने तमाम और बहुत कोशिशें की कि किसी बीजेपी के लीडर से बातचीत की जाए, लेकिन ना जाने क्यों वो सच बोलने से डर जाते हैं। मेरी यानी आप ये बात आप मानते हो जो IBN24 हमेशा बोलता रहे माल पी रहे हैं सारे? नहीं, बिल्कुल, अब तो मानना पड़ेगा। एक बात बताइए वधवा साहब, 2018 में आप बीजेपी के खिलाफ थे, चुनाव लड़ रहे थे, 2014 में आपने CM साहब के खिलाफ चुनाव लड़ा, 2019 में ये हृदय परिवर्तन कैसे हुआ? कैसे मन में दिल में आया कि नहीं बीजेपी वो पार्टी है जिसमें मनोज वधवा को जाना चाहिए? 2019 में मजबूरी क्या ऐसी बनी कि लोग सोच रहे थे आप उनके खिलाफ चुनाव लड़ोगे और आप जाकर बीजेपी की गोद में बैठ गए, CM साहब का आशीर्वाद ले लिया, बीजेपी को सपोर्ट कर दिया, यानी कि आप ऑपोजिशन में होकर सत्ता में चले गए, आज फिर से आप सरकार के खिलाफ बगावत कर रहे हो एक किस्म से? क्या सोच के कि लोग ये जानना चाहते हैं क्या सोच के आप बीजेपी में आए? 2018 में तो आप खिलाफ थे, 2019 में ऐसा क्या हुआ कि 2019 में मनोज वधवा को बीजेपी ज्वाइन करनी पड़ी? खासियत क्या देखी ये जानना चाहते हैं लोग। एक बात मुझे और जानना चाहते हैं हम लोग कि आपके परिवार के अंदर एक बहुत ही दुखद हादसा हुआ, आपके जो भाई थे सोनू जी, उनकी डेथ हो गई थी, मीडिया ने भी आपकी आवाज़ को पूरी तरह से बुलंद किया, उस टाइम CM साहब भी आए थे, DGP भी आए थे, मामला काफ़ी हाई प्रोफाइल हुआ, उस टाइम आप सीधे सीधे आरोप लगाते थे। आपको नहीं लगता कि आपने उस आइडियोलॉजी को ज्वाइन कर लिया, उस पार्टी को आपने ज्वाइन कर लिया जिसके ऊपर आपने ये आरोप लगाया था कि मेरे भाई को मरवाने में इन लोगों का हाथ है? इस बात में क्या सच्चाई है? क्या बीजेपी में आने के बाद जो आपकी कोई लैंड एक्वायर हुई थी, क्या सरकार की ओर से कुछ पैसा मिला था आपको? एक बात और जानना चाहते हैं, 2018 में जब आप यानी कि आपकी पत्नी मेयर का चुनाव लड़ रही थी, उस टाइम बीजेपी के लोग मीडिया के सामने आए, उन्होंने आपको डिफ़ॉल्टर घोषित करने की कोशिश की कि बैंकों का इतना कर्जा है, ये तो डिफ़ॉल्टर है, ये मेयर इसलिए बनना चाहते हैं, लूटना चाहते हैं, ये सब कुछ बातें निकली थी उस टाइम। तो 2019 में बीजेपी को तो सोचना चाहिए था ना कि उस टाइम आप डिफ़ॉल्टर थे, बीजेपी में जाते आप गंगा धुल गए, ऐसा कैसे हो गया? एक और बड़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बहुत जो लोग हैं इस बात में जानना चाहते हैं कि क्या मनोज वधवा आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं? क्या मनोज वधवा 2024 में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ करनाल से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे? लोग ये जानना चाहते हैं। CM साहब करनाल से चुनाव नहीं लड़ते, बीजेपी आपको टिकट नहीं देती, फिर क्या संभावना है कि आम आदमी पार्टी या आज़ाद उम्मीदवार या किसी और पार्टी से चुनाव लड़ सकते हैं? कैसे देखो परिस्थितियाँ कैसी रहती हैं, ठीक है ना, मना भी नहीं है भाई। अब जब वो लड़वाएंगे तो लड़ भी लेंगे, तो हमको मना थोड़ी कर रहा हूँ मैं। कह रहे हो कि मेरा राजनीति में आने का उद्देश्य सेवा है। भगवान ने आपको करोड़ों रुपए का मालिक बनाया, अगर सेवा करनी है तो बिना राजनीति के भी की जा सकती है। कि मनोज वधवा जी, जब आपने मीडिया के अंदर बयान दिया, क्या बीजेपी के किसी लीडर ने, किसी नेता ने, किसी सांसद ने, किसी विधायक ने, किसी पार्टी के अध्यक्ष ने आपको फ़ोन करके बोला कि भैया ऐसे ऐसे बयान क्यों दे रहे हो, क्या कुछ मामला है? क्या यानी कि भगवान को साक्षी मान के बताना कि क्या किसी का फ़ोन आया आपको? नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं IBN24 पर। करनाल में बढ़ता हुआ भ्रष्टाचार, बीजेपी नेताओं की उसके ऊपर चुप्पी, लगातार विजिलेंस की कार्रवाई, लेकिन कोई नेता बोलने को तैयार नहीं है। IBN24 ने इन मामलों को लेकर बीजेपी के तमाम नेताओं से बात करने की कोशिश की, जानना चाहा कि आखिर वो इस पूरे मसले के ऊपर कहना क्या चाहते हैं, लेकिन बीजेपी के नेताओं की खामोशी है कि टूटने का नाम नहीं ले रही, या यूँ कहें कि वो सवालों से बचते हैं, या यूं कहें कि वो जनता को जवाब नहीं देना चाहते, क्योंकि उन्हें लगता है कि चुनाव अभी दूर है और चुनावों से पहले बयान देकर आखिर वो किसकी वाहवाही लूटेंगे। मेरी आप सभी लोगों से अपील है, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि बीजेपी के एक कद्दावर नेता ने, जो आज की तारीख में बीजेपी के अंदर हैं, जिन्होंने मुख्यमंत्री के खिलाफ भी चुनाव लड़ा, 2018 के अंदर करनाल से उनकी पत्नी मेयर पद की दावेदार थी, उम्मीदवार बनी और बहुत कम मार्जिन से, लगभग 9000 वोटों से उनकी पत्नी हार गई थी। हम बात कर रहे हैं मनोज वधवा की, जो कि आज के समय में बीजेपी के अंदर है। उनकी पत्नी जो आशा वधवा है, 2018 में चुनाव हार जरूर गई थी, लेकिन हज़ारों लोगों का उन्होंने दिल जरूर जीत लिया, क्योंकि आज़ाद उम्मीदवार होते हुए भी तमाम पार्टियों ने उन्हें अपना समर्थन दिया था, लेकिन बावजूद इसके वो चुनाव हार गए थे। और उसके बाद 2019 के विधानसभा चुनावों में जो मनोज वधवा है, उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया था। तो बात करते हैं, मनोज वधवा हमारे साथ है। वधवा साहब, सबसे पहले तो स्वागत है आपका IBN24 पर। लोग जानना चाहते हैं कि जो मनोज वधवा हैं, पिछले कुछ दिनों से मीडिया की सुर्खियों में बने हुए हैं, क्या कुछ मामला है, ऐसी क्या गलती गुस्ताखी हुई सरकार से, प्रशासन से, क्या कुछ ऐसा हुआ कि आपको यानी कि आवाज़ बुलंद करनी पड़ी, क्योंकि ये हिम्मत किसी और बीजेपी के नेता ने नहीं दिखाई? सबसे पहले तो मैं IBN24 के सभी दर्शकों का दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं और आपका भी धन्यवाद करता हूं
कि आज ऐसा तो नहीं है कि भी आज मैं इंटरव्यू देने के लिए ठीक है आपके बुलावे पे आया हूँ, लेकिन आपसे भी गिला है मुझे जी। कि पिछले 2 साल आपने भी मेरी सुध नहीं ली। नहीं तो मैंने तो कभी मना किया नहीं है भाई इंटरव्यू के लिए, लेकिन आज आपने बुलाया तो देखो मैं तो आ गया हूँ। वधवा साहब, आपको याद होगा कि मैंने एक बार आपसे इस बारे में बात की थी किसी मुद्दे को लेकर कि मुझे आपकी बाइट चाहिए, तब आपने मुझे कहा था कि मैं बयान इस पर देना नहीं चाहता। आप जो और पुराने लीडर है बीजेपी के उनसे बात कर लीजिए, आपको याद नहीं है। मैं आपको याद करवा रहा हूँ कि मैंने बोला था तब मैंने ये अंदाज़ा लगाया था कि शायद आपने भी बीजेपी नेताओं की तरह चुप्पी साध ली है कि भी बोलना कुछ नहीं, क्योंकि ऊपर के आदेश हैं कि चुप रहना है, आवाज़ नहीं आनी चाहिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई मेरे को कोई ऊपर से आदेश थे कि बोलना नहीं है, ऐसा कोई ऐसी बात नहीं है। बाकी मुझे ध्यान नहीं आ रहा जो आप मैंने अगर मना किया था, वरना तो आपको पता है मैं तो वैसे ही चुप होने वालों में वैसे ही नहीं हूँ। तो कोई अगर बात नहीं, कोई नेता भी जी 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 जनहित की आवाज़ होती है जिससे जो मामला जनता से जुड़ा होता है, तो उसमें मैं अपनी जो भी मेरी अपना कहना होता है मैं वो कह देता हूँ। उसमें मैं कभी भी कोताही नहीं बरतता। तो आप पूछो, कोई ऐसी बात नहीं। तो वधवा जी, चलो आपने हमसे गिला कर लिया, हमें आपसे कोई गिला नहीं, क्योंकि नेता अक्सर बातें भूल जाया करते हैं। तो पहला सवाल मेरा ये है, जो करनाल में ये भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंचा हुआ, चरम का मतलब ये है कि अपने उच्चतम स्तर पे पहुंचा हुआ, अपने शिखर पर है, इसको लेकर क्या चक्कर क्या है? जिससे भी बात होती है वो कहते हैं मामला संज्ञान में नहीं है, जिससे बात होती है वो कहते हैं तय मापदंड से काम चल रहे हैं। ये चक्कर क्या है? आपकी भी नज़रों में 2.5 साल बाद ये सारे मामले क्यों आए? आपने उस दिन बड़ा गुस्सा दिखाया मीडिया के अंदर कि भी करनाल में क्या कुछ हो रहा है, लोगों को लूटा जा रहा है, भ्रष्टाचार बहुत है, कोई बोल नहीं रहा, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। अब 2.5 साल के बाद कार्रवाई होने लगी है, तो आपने उस दिन अपना गुस्सा जाहिर किया। 2.5 साल आप भी कहाँ थे? आपने भी तो आवाज़ नहीं उठाई। अगर मीडिया ने आपसे बात नहीं की तो आप अपनी पोस्ट के जरिए, वीडियो के जरिए, फेसबुक पर लाइव के जरिए आप खुद हमें बुला लेते, हम आपकी बाइट ज़रूर लेते। नहीं, देखिए ऐसे है कि भ्रष्टाचार के मामले आरोप बहुत सारे लग रहे थे, इसमें कोई दो राय लंबे समय नहीं से है। लग रहे थे। हाँ, बिल्कुल लंबे समय से आरोप लग रहे थे, लेकिन उसकी कोई जांच नहीं हो पा रही थी। मैं धन्यवाद करूंगा डिपार्टमेंट का, विजिलेंस डिपार्टमेंट का, कि उन्होंने बड़ी दिलेरी दिखाते हुए इसकी जांच पड़ताल की, और उस जांच के अंदर जब मामले साफ़ हुए तो मैं भ्रष्टाचार के पीछे बिल्कुल हाथ धो के अब पड़ गया हूँ। और भ्रष्टाचार जो हुआ है उसके ऊपर मैं खुद ही बोलने के लिए तैयार भी हुआ हूँ। किसी प्रकार, बिल्कुल किसी प्रकार का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, क्योंकि ये हमारे देश की, हमारे करनाल की जनता की गाढ़े खून पसीने की जो कमाई है, उसके अंदर ये भ्रष्टाचार के रूप में सेंध लगाने का काम किया जा रहा है। और ये किसी भी तरीके से बर्दाश्त होने वाली बात ही नहीं है। और भले उसमें कोई भी इसमें इन्वॉल्व हो जी, जांच में जिनका नाम आएगा उनके ऊपर बिल्कुल कड़ी कार्रवाई करनी है। उम्मीद है अभी भी जांच में नाम आएगा? लोग तो कह रहे मामला ठंडा हो गया है। देखिए, बाकी हमारी तरफ से तो प्रयास है। देखो, जांच एजेंसियों ने करनी है, तो मेरे पास कोई ऐसी अथॉरिटी तो है नहीं कि मैं जांच करूंगा। लेकिन जांच के अंदर जिन लोगों के नाम आएंगे, चाहे वो कोई भी हो, चाहे किसी भी पार्टी से संबंधित हों, बिल्कुल उसकी आवाज़ बुलंद करके मैं उठाऊंगा। उनके खिलाफ ये जो भ्रष्टाचार के मामले हैं वो उसको कानूनी अमली जामा पहना के उनको बिल्कुल उनके ऊपर आरोप तय भी करवाएंगे और कोशिश करेंगे कि उनको सज़ा भी मिले। कोशिश करेंगे कि सज़ा भी हो। वधवा साहब, आपने 2018 में आपकी पत्नी ने, या आपने, दोनों एक ही बात है कि उन्होंने चुनाव लड़ा, क्योंकि महिला आरक्षित सीट थी करनाल की, तो आपकी जो मैडम है आशा वधवा, उन्होंने चुनाव लड़ा, बड़ा भारी जन समर्थन उनको मिला। तब आपने ये बोला था कि करनाल स्मार्ट नहीं बना, स्मार्ट के नाम पर, करनाल को स्मार्ट सिटी बनाने के नाम पर करप्शन हो रहा है। आज आप क्या देखते हो? क्या करनाल स्मार्ट बन चुका है, बनने की अग्रसर है, या सिर्फ भ्रष्टाचार की बलि सारे का सारा करोड़ों रुपया चढ़ चुका है? देखिए, मुझे इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं है। स्मार्ट सिटी जब हम नगर निगम के सदस्य थे, स्मार्ट सिटी डिक्लेयर हुआ, धन्यवाद है सेंट्रल गवर्नमेंट का, धन्यवाद है हरियाणा गवर्नमेंट का, सीएम साहब को भी है, सीएम साहब का भी है, बिल्कुल उनका भी है धन्यवाद जी। उन्होंने करनाल को स्मार्ट सिटी डिक्लेयर करवाने में अपना जो योगदान दिया, उसके लिए धन्यवाद कर रहा हूँ। लेकिन
स्मार्ट सिटी के रूप में यहाँ पे लगभग 750 करोड़ रुपए आया है। लेकिन अगर आप धरातल पे देखें, धरातल पे मात्र 150 करोड़ रुपए लगे होंगे। उसके बाकी तो जितना भी पैसा था सारा भ्रष्टाचार के रूप में चट हो गया। यानी आप ये बात आप मानते हो जो i24 हमेशा बोलता रहे माल पी रहे हैं सारे? नहीं, बिल्कुल अब तो मानना पड़ेगा। अब तो मानना पड़ेगा, क्योंकि आप ये देखो ना, यहाँ पे कैमरे लगे, यहाँ पे रेड लाइट लगी, 151 करोड़ रुपए, 153 करोड़ रुपए। मुझे तो ये नहीं समझ आ रही। 10 करोड़ से नीचे का तो प्रोजेक्ट ही कोई नहीं लाते। मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि आप ये टेंडर मेरे को सरकार दे, जो काम ये 300 करोड़ रुपए में हुआ है, ठीक है ना, 151 करोड़ 153 करोड़ में जो हुआ है, मैं आपको गारंटी देता हूँ ये 30% में मैं करवा के देता हूँ आपको काम और इससे बढ़िया क्वालिटी के कैमरे लगे। 45 करोड़ में करवा दोगे? बिल्कुल करवा के दिखाऊंगा आपको। वधवा जी, लेकिन जिस प्रकार से इसके अंदर भ्रष्टाचार के रूप में बंदर बाट हुई है, इसमें बहुत सारे लोग, बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही इन्फ्लुएंस वाले लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हैं, चाहे बीजेपी के हैं, चाहे कांग्रेस के हैं, चाहे और समाज सेवक अपने आप को कई कहते हैं, वो गुलदस्ता गैंग वाले हों। चलो खैर, उनका तो कोई इसमें वो रोल नहीं रहा, लेकिन हाँ, चापलूसी करने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है, जिसके कारण एक्चुअल में यहाँ के जितने भी मुख्यमंत्री जी के चारों तरफ चाटुखोर हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री जी को गुमराह करने का काम किया। उन्होंने कभी भी ठीक रिपोर्ट उनको नहीं दी, और कई बार मैंने भी प्रयास किया, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने बात नहीं सुनी, क्योंकि उनके ऊपर ज़्यादा विश्वास है। आप कह रहे हो कि आपने बात सुनाई, उन्होंने बात सुनी नहीं, यानी मामला संज्ञान में डाला, संज्ञान में लिया नहीं। ये क्या चक्कर क्या है? संज्ञान शब्द और तय मापदंड, ये दो शब्द हैं, इससे आप कितना इत्तेफाक रखते हो? देखिए, मुख्यमंत्री जी पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। मैं ये तो कह सकता हूँ, मैं ये तो नहीं मानता कि भाई उन्होंने प्रयास नहीं किया होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री जी खुद तो ईमानदार है। लेकिन उन्होंने संज्ञान इसलिए, या तो उनकी व्यस्तता के कारण उन्होंने संज्ञान नहीं ले पाए, या उन्होंने अपने लोगों के ऊपर ज़्यादा विश्वास किया इस वजह से। लेकिन जो उनके चारों तरफ जितने भी पार्टी के लोग थे, चाटुखोर थे, उन्होंने मुख्यमंत्री जी के साथ विश्वासघात करने का काम किया है। और मैं निरंतर ये बात कहता आ रहा हूँ कि मुख्यमंत्री जी, आपसे मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि इन चाटुकारों से बचो, नहीं तो ये अगले चुनाव के अंदर बिल्कुल ये भट्ठा बिठा देंगे पार्टी का। एक बात बताइए वधवा साहब, 2018 में आप बीजेपी के खिलाफ थे, चुनाव लड़ रहे थे, 2014 में आपने सीएम साहब के खिलाफ चुनाव लड़ा, 2019 में ये हृदय परिवर्तन कैसे हुआ? कैसे मन में दिल में आया कि नहीं, बीजेपी वो पार्टी है जिसमें मनोज वधवा को जाना चाहिए, नहीं मैं जिन मुख्यमंत्री जी के ऊपर आपके आरोप थे उन्हीं को आपने उनके पैर छुए, आशीर्वाद लेकर आप बीजेपी में आया, जिला कार्यकारिणी सदस्य हैं। ये हृदय परिवर्तन कैसे हुआ? आपको नहीं लगा कि जिन लोगों ने 2018 में आपकी पत्नी को यानी कि 60,000 के आसपास मेरे ख्याल उनको वोट मिले थे, उन 60,000 लोगों के साथ धोखा हो गया? देखिए, हृदय परिवर्तन वाली कोई इसमें वो नहीं है। देखिए, लोग निरंतर पार्टियां बदलते रहे हैं और बदल भी रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं। ये तो मेरे लिए कोई, मैं पहला आदमी तो हूँ नहीं जिसने पार्टी चेंज की है। लेकिन देखिए, सन 1996 से लेके लगभग 2018 तक जब मैंने चुनाव लड़ा, चुनाव से कुछ दिन पहले ही मैंने इनेलो पार्टी छोड़ी थी और मैं आज़ाद चुनाव लड़ा। लेकिन उसके बावजूद भी आपको पता है कि मेरे को इंडियन नेशनल लोक दल ने भी साथ दिया था, समर्थन किया था, आप पार्टी ने भी समर्थन किया था, कांग्रेस ने भी समर्थन किया था। सांझे उम्मीदवार थे आप? सांझे उम्मीदवार थे उन्होंने बहुत, और करनाल की जनता का उम्मीदवार था सबसे पहले तो। करनाल की जनता ने मुझे बहुत आशीर्वाद दिया, बहुत प्यार दिया। बाकी आपने ये कहा कि मुख्यमंत्री जी के पैर छुए, देखिए मैं आशीर्वाद लिए, मेरे माँ बाप ने जो मुझे संस्कार दिए, मैं अपने संस्कारों से दूर कैसे हो सकता हूँ? भले सन 2013 के अंदर जब मैंने एमसी का चुनाव लड़ा था, तब भी मुझे मुख्यमंत्री जी, खट्टर साहब उस समय यहाँ पे प्रभारी थे उस चुनाव के, तब भी वो मुझे मिले थे, तब भी मैंने उनके पाँव छुए थे। क्योंकि मेरा ये नहीं है कि खट्टर साहब से मेरा कोई अब संबंध हुआ था, मेरा संबंध उनसे सन 88
90 के लगभग है, जब हम गांव में शाखा लगाया करते थे। उस समय से मेरे को सीएम साहब नहीं, सवाल तो यही है ना जी, लोग ये जानना चाहते हैं कि 18 में आपने उनके खिलाफ चुनाव लड़ा, 18 में यानी कि आपको उन्होंने 9000 वोटों से लगभग हराया था। 2019 में मजबूरी क्या ऐसी बनी कि लोग सोच रहे थे आप उनके खिलाफ चुनाव लड़ोगे और आप जाकर बीजेपी की गोद में बैठ गए, सीएम साहब का आशीर्वाद ले लिया, बीजेपी को सपोर्ट कर दिया, यानी कि आप ऑपोजिशन में होकर सत्ता में चले गए, आज फिर से आप सरकार के खिलाफ बगावत कर रहे हो एक किस्म से। नहीं, बगावत मैं कोई नहीं कर रहा, मैं तो आगाह कर रहा हूँ सरकार को। मैं कोई ये नहीं है कि मैं बीजेपी के खिलाफ हो गया हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो या मैं मुख्यमंत्री जी के या मैं मुख्यमंत्री जी के खिलाफ हो गया हूँ, ऐसा भी नहीं है। मैंने आपको एक बात बताई, 1996 से लेके 2018 से पहले तक मैं एक इंडियन नेशनल लोक दल का एक समर्पित कार्यकर्ता था, और मैं जितने साल मतलब लगभग 22 साल मैं उस पार्टी में रहा, तो मेरी पार्टी में शिकायत नहीं आई। अगर मैंने आज बीजेपी ज्वाइन किया है तो मैं एक समर्पित कार्यकर्ता हूँ। क्या सोच के कि लोग ये जानना चाहते हैं क्या सोच के आप बीजेपी में आए? 2018 में तो आप खिलाफ थे, 2019 में ऐसा क्या हुआ कि 2019 में मनोज वधवा को बीजेपी ज्वाइन करनी पड़ी? खासियत क्या देखी, ये जानना चाहते हैं लोग। कोई तो खासियत है तो बता दीजिए। आकर्षण जी, कोई तो मजबूरियां रही होंगी। मजबूरी में आए आप? जरूरी नहीं तो नहीं, मजबूरी मैं कह रहा हूँ, कहीं तो मजबूरियां रही होंगी। आपकी आप नेगेटिव मत लो, पॉजिटिव भी ले लो जी। कोई तो मजबूरियां रही होंगी। कई चीजें ऐसी होती हैं कि फ्रंट पे कैमरे पे नहीं बोल सकते, नहीं, फ्रंट पे कुछ होती हैं, और जब उनके आप परिणाम पे जाते हो तो फिर आपको समझ आती है कि आप खुद ही कहने लग जाओगे कि नहीं, ठीक किया। एक बात मुझे और जानना चाहते हैं हम लोग कि आपके परिवार के अंदर एक बहुत ही दुखद हादसा हुआ। आपके जो भाई थे सोनू जी, उनकी डेथ हो गई थी। मीडिया ने भी आपकी आवाज़ को पूरी तरह से बुलंद किया। उस टाइम सीएम साहब भी आए थे, डीजीपी भी आए थे, मामला काफ़ी हाई प्रोफाइल हुआ। उस टाइम आप सीधे सीधे आरोप लगाते थे। आपको नहीं लगता कि आपने उस आइडियोलॉजी को ज्वाइन कर लिया, उस पार्टी को आपने ज्वाइन कर लिया जिसके ऊपर आपने ये आरोप लगाया था कि मेरे भाई को मरवाने में इन लोगों का हाथ है? यानी लोग ये जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसी क्या खासियत थी, ऐसी क्या मजबूरी थी कि मनोज वधवा को बीजेपी में जाना पड़ा? देखिए, वो मतलब उस एपिसोड को मैं याद नहीं करना चाहता जी। कारण है कि उसमें दुख के सिवा कुछ भी नहीं है जी। लेकिन कुछ लोग जिस प्रकार से अब चाटुखोर लोग हैं, उस समय मुख्यमंत्री जी को उन्होंने गुमराह करके हमारे ऊपर जो मुकदमे दर्ज किए गए थे झूठे, उसके बाद जाके हाई कोर्ट में वो आपको भी पता ही है कि हाई कोर्ट के अंदर वो एफआईआर कैंसिल हुई, क्वैश हो गए थे उसमें। हाँ, मुख्यमंत्री जी को गुमराह किया गया था। उस समय जो घटना घटित हुई पूरा करनाल जानता है, और मैं कोई ये नहीं है कि भाई उस बात को मैं याद भी नहीं करना चाहता। क्यों नहीं करना चाहता कि लोग ये सोचेंगे कि सहानुभूति लेने का काम कर रहा है। बस पारिवारिक वधवा जी, एक बात और है, जब आपने अभी पिछले दिनों हमारे कुछ मीडिया साथियों को इंटरव्यू दिया, उस इंटरव्यू में लोग ये यानी कि नीचे शायद बीजेपी के ही कार्यकर्ता थे या बीजेपी के लोग थे, वो ये लिख रहे थे कि लो जी, जब पार्टी में मनोज वधवा आए हैं, इनकी ज़मीन को एक्वायर किया गया, इनको पैसा मिल चुका है, इसलिए ये अब बगावत के सुर, विरोध के सुर अपना रहे हैं। इस बात में क्या सच्चाई है? क्या बीजेपी में आने के बाद जो आपकी कोई लैंड एक्वायर हुई थी, क्या सरकार की ओर से कुछ पैसा मिला था आपको? देखिए, मेरी लैंड एक्वायर हुई थी कांग्रेस की सरकार में। 2 करोड़ 14 लाख रुपए का मुआवजा मिलना था मुझे। ठीक है। निर्णय अब आपने करना है, जनता ने करना है, क्योंकि ये बातें मेरे को भी सुनने में आ रही हैं कि मनोज वधवा फायदा ले गया। इसीलिए मैं आज आपके चैनल के माध्यम से इस बात का खुलासा कर रहा हूँ। 2 करोड़ ऑन रिकॉर्ड है ये बात, ये नहीं है कि मैं अपनी तरफ से झूठ बोल रहा हूँ, और मेरे पास वो सारे कागज भी पड़े हैं। ऑन रिकॉर्ड है कि 2 करोड़ 14 लाख के लगभग मुझे सन 2013 में जो ज़मीन एक्वायर हुई थी, 9 दिसंबर 2016 में वो पैसे मिलने थे। लेकिन मुख्यमंत्री जी, हरियाणा सरकार ने ये सेक्टर वहाँ पे लैप्स कर दिया था। मुझे नहीं पता क्यों लैप्स किया था। कहना उनका ये था कि हुड्डा डिपार्टमेंट कर्जे के नीचे दबा हुआ है, पैसा हमारे पास पैसा नहीं है। बिल्कुल ठीक है जी। उन्होंने मना कर दिया, और हम अब लैंड एक्वायर नहीं कर पाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगी होती है लैंड। उसके बाद
सरकार ने एक भूमि पोर्टल बनाया था। ये नहीं है कि मेरे लिए बना था वो भूमि पोर्टल। जैसे लोग कहते हैं कि मनोज वधवा ने फ़ायदा ले लिया, और फ़ायदे की बात आज आपको मैं बता रहा हूँ जी। सन 2016 के अंदर जो ज़मीन मेरी 2 करोड़ 14 लाख रुपए की एक्वायर होनी थी ऑन रिकॉर्ड, वो जब ये लैंड एक्वायर हुई है सितंबर 2021 के अंदर जी, एक्वायर नहीं हुई। उसमें क्या किया, भूमि पोर्टल एक बनाया गया, उसमें 2000 एकड़ ज़मीन कुटेल, बस्ताड़ा और गरोंडा की ज़मीन मांगी गई थी कि भी आप दीजिए। सब ने मेरे समेत 2 करोड़ रुपए से कम किसी ने रेट नहीं भरा था। ठीक है जी। उसके बाद सरकार ने बार्गेनिंग करनी होती है जी। वहाँ पे जो ज़मीन थी उसका कलेक्टर रेट 1 करोड़ रुपए था जी। एक्ट के अंदर है कि भाई सरकार जो ज़मीन कलेक्टर रेट होता है उसका गुना 2 डबल करती है, और 30% कंसोर्टियम देती है जी। वो जो मतलब एक मुआवजा टाइप होता है किसान के लिए, क्योंकि भाई उसकी ज़मीन हमेशा के लिए चली जाएगी जी। और 30% वो ऐड करते हैं, यानी उस हिसाब से भी मेरी 2 करोड़ 30 लाख रुपए ज़मीन बनती थी। लेकिन उसके बावजूद सरकार ने जो मेरी ज़मीन एक्वायर मतलब खरीदी, वो 1 करोड़ के हिसाब से खरीदी है वो। हाँ जी। अच्छा जी। सरकार ने, अब आप ये देख लो कि मैंने वो कितना फ़ायदा ले लिया। आपने कलेक्टर रेट पे बेची? कलेक्टर रेट पे मेरी खरीदी गई है ज़मीन, जबकि मेरे डॉक्यूमेंट 1 करोड़ 35 लाख रुपए के हुड्डा डिपार्टमेंट ने लिए थे, और मेरे को पैसे 1 करोड़ रुपए के हिसाब से दिए हैं। मेरी मजबूरी का जो भी है फ़ायदा उठा लिया। जो भी मतलब मैं नहीं कहता, मैं धन्यवाद करता हूँ मुख्यमंत्री जी का, जो ये लोग मीडिया के माध्यम से या लोग ये कहते फिर रहे हैं कि मनोज वधवा ने पता नहीं कितना बड़ा फ़ायदा ले लिया। मैंने ये फ़ायदा लिया है कि वो ज़मीन वहाँ बिकती नहीं है, क्योंकि वहाँ पे तो मतलब कि खाइयाँ हैं, मतलब वो अब ज़मीन बंजर है, इसलिए वो 1 करोड़ में खरीदी गई थी। एक बात और है वधवा जी, जाके आप देखो जी 2018 में आज उस जगह पे सरकार ने कॉलोनी काटी है, सरकार ने कॉलोनी काटी है उस जगह पे, और जो सुनने में आ रहा है कि लगभग 18 से 20 हज़ार रुपए का रेट आ रहा है पर गज का, वो 6 करोड़ रुपए का किला बनता है। 5 करोड़ सरकार ने कराया है। हाँ, तो आप ये कह रहे हो या लोग ये कह रहे हैं कि मनोज वधवा ने पता नहीं कितना फ़ायदा ले लिया सरकार से। उसके अलावा मेरी ज़मीन एक्वायर किया है, कोई ऐसा तो नहीं है कि भी मेरे को चेक काट के दे दिया फ्री के, ज़मीन दी है मैंने। और आज भी वहाँ जाके आप खुद जाना आकर्षण जी, मेरा ये आपसे निवेदन है कि वहाँ से जाके पता करना भाई मार्केट रेट आज क्या है। 5 किले और पड़े हैं मेरे वहाँ पे, 5.25 किले मेरे पास 3 करोड़ रुपए की ऑफर आ चुकी है। 3 करोड़ रुपए किले के हिसाब से हम खरीदते हैं ज़मीन। मैंने कहा हाँ, मेरे को कह रहे हैं आप बेच दो, लेकिन मैंने उनको, चलो वो तो मैं बेचूँ या ना बेचूँ तो बाद की बात है, चीज़ें उसमें और ज़्यादा नहीं जाएंगे। सर एक बात और जानना चाहते हैं, 2018 में जब आप यानी कि आपकी पत्नी मेयर का चुनाव लड़ रही थी, उस टाइम बीजेपी के लोग मीडिया के सामने आए, उन्होंने आपको डिफ़ॉल्टर घोषित करने की कोशिश की कि बैंकों का इतना कर्जा है, ये तो डिफ़ॉल्टर है, ये मेयर इसलिए बनना चाहते हैं, लूटना चाहते हैं, ये सब कुछ बातें निकली थी उस टाइम। तो 2019 में बीजेपी को तो सोचना चाहिए था ना कि उस टाइम आप डिफ़ॉल्टर थे, बीजेपी में जाते आप गंगा धुल गए, ऐसा कैसे हो गया? आप सारी बात आप खुद ही कह रहे हो। मुझे ये कहा गया कि भाई मैं डिफॉल्टर हूँ बैंक 2018 में। मुझे एक बात बता दो आकर्षण जी, कौन सा व्यापारी है जिसने बैंक से कर्जा नहीं लिया हुआ? सबने लिया। आपको पता है कि भाई वो कर्जा किस लिए डिफॉल्ट हुआ, वो बैंक करप्ट क्यों हुआ है, एनपीए क्यों हुआ अकाउंट? क्योंकि बिजनेस आपको पता है मेरा भाई देखता था जी। उसके जाने के बाद कई हमारी पेमेंटें भी मर गई, हमारा व्यापार ठप हो गया और वो बैंक का खाता खराब हो गया। भाई साहब मैंने बैंक के पैसे मारे हैं क्या? आप एक एक पाई चुका के आए हो बैंक में अपनी ज़मीन बेच के। ये नहीं है कि मैंने दूसरों की तरह, दूसरे लोगों की तरह वहाँ पे जाके डिफ़ॉल्ट कर गया हूँ मैं। आप जाके पता कर सकते हैं, ऑन रिकॉर्ड है ये बात कि मैंने अपनी ज़मीन बेच के पैसे दिए हैं। ऐसा तो नहीं था कि भाई मेरी ज़मीन बिकती ना, कोई ना कोई तो लेता ही, कोई ना कोई तो खरीदता, ऐसी बात तो नहीं है। और आज 3 करोड़ में क्यों खरीद रहे हैं? वहाँ पे 1 साल के अंदर क्या हो गया ऐसा वहाँ पे? तो सबसे बड़ी बात यह है कि आज उस हर सवाल का जवाब मनोज वधवा से हम लेंगे, जो जनता आम लोग जानना चाहते हैं। वधवा साहब, एक और बड़ी इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, बहुत जो लोग हैं इस बात में जानना चाहते हैं कि क्या मनोज वधवा आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं? क्या मनोज वधवा 2024 में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ करनाल से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे? लोग ये जानना चाहते हैं। देखिए ऐसे है कि भाई ऐसा कुछ नहीं है कि भाई मैं आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने जा रहा हूँ, ये तो कोरी अफवाहें हैं।
ऐसा नहीं है कि भी मेरे कार्यकर्ताओं के या मेरे साथियों के मेरे को फ़ोन नहीं आए, फ़ोन आए हैं। क्योंकि आज एक लहर चल रही है हरियाणा प्रदेश के अंदर जिस दिन से पंजाब चुनाव जीती है आम आदमी पार्टी, तो एक बहुत सारे लोग उसको ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन अपनी अपनी सोच है। मेरा ये मानना है कि अभी बहुत जल्दबाजी है, जो भी लोग जा रहे हैं। मना नहीं कर रहे? नहीं, देखो मैं आपको एक बात कहता हूँ कि राजनीति में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। मना नहीं कर रहे यानी कि? नहीं, मैंने हाँ भी कब किया? मैंने हाँ भी नहीं किया। आपने ये तो कहते भी नहीं, तो लोग तो कहते हैं कि मैं तो जी बीजेपी का समर्पित कार्यकर्ता हूँ, मैं दुनिया को धोखा दे दूंगा, मोदी को धोखा नहीं दूंगा, मैं मुख्यमंत्री जो तो मेरे बाबूजी हैं, मैं कभी उनकी यानी कि ऐसा नहीं जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद करूंगा। तो ये बताइए ना कि क्या चुनाव आप लड़ेंगे सीएम के खिलाफ या नहीं लड़ेंगे, ये बताइए, हाँ या ना? मैं एक आज की डेट में बीजेपी का समर्पित कार्यकर्ता हूँ, और मेरी ईमानदारी पे अगर आपको कोई शक है तो आपने 5 साल के अंदर नगर निगम का, जब तक मैं डिप्टी मेयर रहा हूँ, कोई लेश मात्र एक भी आदमी मेरे पास ले आओ भाई किसी के सामने मैंने कोई झूठ बोलने का काम किया हो, कोई भ्रष्टाचार किया हो। आपके ऊपर आरोप कोई नहीं है, ये बात हम कह रहे हैं, आपके ऊपर आरोप कोई मैं नहीं है। आपको बता रहा हूँ। बाकी रही चुनाव लड़ने की बात, क्या पता हो सकता है मुख्यमंत्री जी मुझे ही कहें भाई तू चुनाव लड़, और अगर नहीं कहते तो नहीं कहेंगे तो नहीं कहेंगे तो फिर उनके लिए चुनाव लड़ लेंगे। तो यानी इस बात को आप पब्लिक के सामने कह रहे हो, चुनाव लड़ने का कोई इरादा नहीं है? भाई ऐसे देखो परिस्थितियाँ कैसी रहती हैं, ठीक है ना? मना भी नहीं है भाई, अब जब वो लड़वाएंगे तो लड़ भी लेंगे, तो हमको मना थोड़ी कर रहा हूँ मैं। अच्छा, जब आपने जी, लेकिन सबसे पहले मुझे करनाल की जनता का आशीर्वाद चाहिए। मेरे लिए चुनाव लड़ना कोई ज़रूरी नहीं है, और बड़ी बात भी नहीं है, कोई बड़ी बात भी नहीं है, ज़रूरी भी नहीं है। हाँ। भाई मैंने चुनाव लड़ना ही लड़ना है, ऐसा कुछ नहीं है। जब सेवा करनी है, और राजनीति में आने का उद्देश्य है मेरा सेवा ही है, कोई मेरे को तो बिना ना तो कोई पद की लालसा है। आप कह रहे हो कि मेरा राजनीति में आने का उद्देश्य सेवा है, भगवान ने आपको करोड़ों रुपए का मालिक बनाया, अगर सेवा करनी है तो बिना राजनीति के भी की जा सकती है। नहीं, आप देखो, कोई अगर मान लिया आज मैं किसी भी पद पे नहीं हूँ, मेरे को ये बता दो आप, कोई मैंने कमी छोड़ रखी हो। लोगों के आज भी फ़ोन आते हैं मेरे पास, ये नहीं है कि भाई मेरे काम के लिए मेरे पास मिलने आते हैं। क्या मैं जो सक्षम हूँ जिन कामों को करवाने के लिए, वो मैं करता भी हूँ। वो बात अलग है कि भाई कई काम नहीं भी होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई मैं किसी को सेटिस्फाई करवा के नहीं भेजता। मैडम चुनाव लड़ रहे हैं मेयर का, अगली बार 2023 में अब चुनाव आने वाले हैं, मैडम लड़ेंगे? देखो, अगर बीजेपी टिकट देती है तो लड़ेंगे? ऐसे वो, मैं आपको एक और बता दूं, वो कोई बीजेपी की सदस्य नहीं है। अच्छा, वो नहीं है ना, बिल्कुल आपके सामने है। जब ज्वाइन किया था मैंने अकेले ने किया था। मेरे पिताजी आज भी इनेलो में है, वो आज भी इनेलो के कहते हैं। 3 बंदे अलग अलग हो गए, पिताजी इनेलो में, आप बीजेपी में, मैडम आजाद है। चौटाला साहब इंडियन नेशनल लोकदल, अजय सिंह चौटाला जेजेपी, रंजीत सिंह बीजेपी। अब ये तो उनके घर में भी 3 पार्टियां हैं। अच्छा। तो अपनी अपनी सोच है। और देखो, किसी की भी हो घर पे एक आदमी तो है ही सरकार में। नहीं, हमारा सरकार में कौन, वो तो एक हाउस लेडी है जी। उसने कोई किसी भी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया। ऐसा नहीं है कि भाई उसने किसी और पार्टी को ज्वाइन किया है। वो उसने ये कहा कि भाई जब चुनाव हार गए हम, या हमें हरवा दिया चुनाव को, तो वो कहने लगी तो मैं तो अपने घर बार को देखूंगी, अपने बच्चों को देखूंगी। यानी अब उन्होंने नहीं लड़ना चुनाव आगे? नहीं, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। ये तो उनसे पूछो जाके, आप उनसे पूछे। हाँ? आखिरी सवाल, करनाल के लोगों को, जिन लोगों ने आपको एक बार एमसी बनाया, एमसी बनने के बाद आप डिप्टी मेयर बने, फिर आपको विधानसभा चुनाव में भी देखिए वोट तो मिले ही, यानी कुछ लोगों 10,000 वोट मिले, 20,000 मिले, 30,000 मिले, 18,000 वोट मिले। तो 18,000 लोगों ने तो माना कि नहीं, मनोज वधवा इस काबिल है। उसके बाद लगभग 60,000 वोट मेयर का जब चुनाव था तब यानी कि मिले, तब लोग ये कहते थे कि अगर खुद मनोज वधवा खड़े होते तो जीत ही जाना था। उन लोगों से कुछ कहना चाहेंगे जिन लोगों ने आपके ऊपर बड़ा विश्वास किया लेकिन आपने बीजेपी ज्वाइन कर ली, उनको कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल, मैं आज भी उनके लिए अवेलेबल हूँ 24 घंटे। मैं और वो भी हमारे भाई हैं, ऐसी बात नहीं है कि भाई वो अगर पार्टी में नहीं है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मेरा उनसे रिश्ता टूट गया। क्योंकि मैंने तो करनाल को अपना एक परिवार माना है, और जितने भी लोग हैं आज भी, ठीक है थोड़ी नाराज़गी हुई उनको, लेकिन वो आज भी सारे मेरे साथ हैं। कोई ऐसी आश्वस्त रहे भी, हो सकता है कल को बीजेपी छोड़ के चुनाव भी लड़ ले, आश्वस्त रहे वो? नहीं, देखो मैं तो अपनी तरफ से कोई ऐसा काम करता नहीं, क्योंकि मैंने आपको एक बोला है कि मैं एक समर्पित कार्यकर्ता हूँ पार्टी का। और मुख्यमंत्री जी अगर चुनाव लड़ेंगे तो मैं उनके लिए चुनाव लड़ूंगा। उनके लिए चुनाव लड़ेंगे? अगर मुख्यमंत्री जी चुनाव लड़ते हैं जी? हाँ जी। तो लेकिन
अगर वो मेरे को चुनाव लड़वाते हैं करनाल की जनता के आशीर्वाद से, अगर करनाल की जनता कहेगी तो उसमें भी कोई गुरेज नहीं है। बीजेपी मेरे के कैंडिडेट बनने को तैयार है भैया, मैं क्या कह रहा हूँ। अच्छा मुझे ये बताओ, एक और परिस्थिति करते हैं, सीएम साहब करनाल से चुनाव नहीं लड़ते, बीजेपी आपको टिकट नहीं देती, फिर क्या संभावना है? क्या आम आदमी पार्टी या आज़ाद उम्मीदवार या किसी और पार्टी से चुनाव लड़ सकते हैं? फिर लोगों का, जनता का क्या रुख रहता है, या जो पार्टी जो कैंडिडेट लाएगी उसके लिए लड़ेंगे चुनाव। उसके लिए लड़ेंगे। जो भी सवाल आम जनता के मन में थे वो हमने पूछ लिया, और एक सवाल मेरे मन में था वो भी मैं पूछ लेता हूं कि मनोज वधवा जी, जब आपने मीडिया के अंदर बयान दिया, क्या बीजेपी के किसी लीडर ने, किसी नेता ने, किसी सांसद ने, किसी विधायक ने, किसी पार्टी के अध्यक्ष ने आपको फ़ोन करके बोला कि भैया ऐसे ऐसे बयान क्यों दे रहे हो, क्या कुछ मामला है? क्या यानी कि भगवान को साक्षी मान के बताना कि क्या किसी का फ़ोन आया आपको? नहीं, फ़ोन तो देखो आए हैं कि भाई ये आप क्यों बयान दे रहे हो, आए फ़ोन में, क्या प्रॉब्लम है? मैंने कहा जी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो आपका अनुसरण कर रहा हूँ। आपने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने 6 सदस्य कमेटी बना दी है भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए, और आप आवाज़ हमारे, हाँ जी, आप आवाज़ उठा रहे हो। हमारे सांसद जी ने भी उस दिन बोला है, कुछ लोग हैं, पीछे इशारा करके बोला है उन्होंने भी, कुछ लोग हैं जो मतलब भ्रष्टाचार में लुप्त हैं, पार्टी के जो आज अनऑथराइज कॉलोनियाँ काट रहे हैं, उसमें पार्टनर है वो। कौन कौन लोग हैं वो? देखो वो तो ऐसे जांच का विषय है। देखो आप आकर्षण जी खुद समझदार हो, कभी भी जो लोग कॉलोनियाँ काटते हैं वो अपना नाम रखते हैं क्या? अच्छा। आप खुद बताओ। अच्छा। नाम तो किसी और का होता है, नाम तो किसी और के रखते हैं, कोई चेले चपाटों के नाम रखते हैं। मित्रा का ना चलता है, मित्रा का ना चलता है। अच्छा। और बाकी रही बात उनका, मेरे पास ये कोई फ़ोन नहीं आया कि भी आपने कोई बाइट नहीं देनी या आप क्यों बोल रहे हो। उन्होंने मुझसे सिर्फ ये पूछा, हाथ रखो, ये बोला? नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोला। उन्होंने ये ज़रूर पूछा मेरे से कि भाई क्या दिक्कत क्या होगी, मतलब आप ये, मैंने कहा जी भ्रष्टाचार के खिलाफ। अब जब मान लिया मेरा मामला मेरे सामने प्रूफ के साथ संज्ञान में आया है तो मैं तभी कहूँगा ना। आगे संज्ञान में बिल्कुल आगे। ये आप नगर निगम के अंदर कितना भ्रष्टाचार चल रहा है आपको नहीं पता है? हम तो रोज आप रोज उठाते हो बात, कमीशनें कितने % चल रही हैं ये आपको पता नहीं है हर चीज़ का। और ये नहीं है कि मैंने कोई आज ये थोड़ी है कि भाई मैंने उस दिन जो बयान दिया मैं उससे पलट गया। 2.5 साल पड़े हैं चुनाव में भी, क्या ऐसा तो नहीं है भी 1 2 3 4 दिन एक्टिव होके उसके बाद फिर ठंडे पड़ जाओगे? नहीं भैया, ये तो कूल माइंड, कूल मनोज वधवा तो नहीं बन जाओगे? नहीं, देखिए पार्टी में रह के, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये भाजपा के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई काला साया पड़े। कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए पार्टी का नाम डुबोएं, ये नहीं होना। जब तक मैं हूँ मेरा प्रयास रहेगा पार्टी की छवि खराब ना हो, और आवाज़ उठाता रहूँगा। अगर मान लिया पार्टी के लोग भी गलत करेंगे तो मैं उसमें कोई गुरेज नहीं करूँगा, चाहे कोई भी हो, चाहे सीएम साहब भी हो। मैं सीएम साहब तो यार बड़े ईमानदार आदमी है हमारे, ऐसी बात ना करो आप, क्योंकि वो तो बहुत बढ़िया आदमी है। लेकिन कोई भी, अगर मान लिया आप ये बात भी कह रहे हो, अगर वो भ्रष्टाचार कोई भी करता है तो उसके खिलाफ मैं बिल्कुल उठाऊंगा आवाज़, मेरी आवाज़ बुलंद रहेगी, और मैं किसी भी प्रकार से चुप करके घर बैठने वालों में से हूँ ही नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद वधवा साहब, आपने यानी कि मोदी जी अपने मन की बात करते हैं, सीएम साहब अपने मन की बात करते हैं, आपने अपने मन की बात रखी और खुले दिल से रखी। आपका बहुत बहुत आभार। मेरी आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ ज़रूर शेयर करें। किसी का और भी कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर पूछ सकते हैं। उन सवालों को लेकर हम फिर पहुँचेंगे मनोज वधवा जी के पास, क्योंकि अब हमारे पास बीजेपी के एक ऐसे लीडर आ चुके हैं जो कम से कम हमारे कैमरे पे हर तरह की बात स्वीकार करने के लिए तैयार है, बयान देने के लिए तैयार है, पार्टी का बचाव करने के लिए तैयार है, सही को सही और गलत को गलत कहने के लिए तैयार है। इससे पहले मैंने तमाम और बहुत कोशिशें की कि किसी बीजेपी के लीडर से बातचीत की जाए, लेकिन ना जाने क्यों वो सच बोलने से डर जाते हैं। मेरी आप सभी से अपील, इस वीडियो को देखें भी, इसे शेयर भी करें। आप देख रहे हैं i24, मैं हूं आकर्षण उपल करनाल से। एक बार फिर से आप सबकी बुलंद आवाज के साथ धन्यवाद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।